अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम सोमवार का है और आज के कार्यक्रम में दशा के काल में ग्रह कब किस प्रकार से फल करते हैं या जातक को कैसे प्रभावित करते हैं ये जानेंगे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे छोड़ करके और यूं ही मत जाइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा और एक बात कहता हूं, मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहां पे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जो कार्यक्रम का प्लेलिस्ट है उसे आप थोड़ा देख लिया करिए। कारण है क्या कि वहां पे मैंने कुछ ऐसे ज्योतिष के सूत्र बताए हैं जो बिल्कुल अनजाने से हैं और वो बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत समझने लायक हैं, उसे जरूर देखा करिए कार्यक्रम के साथ साथ। अब आइए आपको आज के विषय पे लेके आता हूं। आज का विषय कि ग्रह कब कैसा फल करता है और किस तरीके का फल करता है यही जानेंगे। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है वो पापक ग्रह अपनी दशा में कैसा फल करेंगे या कब कैसा फल करेंगे इसी पे है। आने वाले दिनों में शुभ ग्रह के बारे में भी बता दूंगा। आज पापक ग्रह को देख लेते हैं, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि के ग्रह में। तो सबसे पहले एकमात्र उदाहरण सूर्य का बताता हूं कि सूर्य की दशा मान लीजिए जातक के ऊपर अगर चल रही है तो वो कैसा फल करेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए उनको ये देखना है कि वो कितने साल की दशा है। तो सूर्य की दशा होती है 6 साल की, उसको 3 खंडों में विभाजित कर लेना है। मतलब पहला खंड 2 वर्ष, दूसरा खंड 2 वर्ष, तीसरा खंड 2 वर्ष। इसी तरीके से विभिन्न ग्रहों को जो भी आपकी कुंडली में पापक ग्रह हैं और वो अगर दशा में हैं उनको 3 खंडों में विभाजित कर दीजिए, बराबर बराबर खंडों में विभाजित कर लिया। उसके बाद अब जिस वर्ष में जातक की दशा जो चल रही है, जैसे मान लीजिए वो पहले खंड में आ रहा है, दूसरे खंड में आ रहा है या तीसरे खंड में आ रहा है, वो तो पता चल जाता है। मान लीजिए अगर सूर्य की दशा 2006 में चली तो 6 साल की दशा है तो 2012 तक चलेगी। तो उसको आपने अगर 3 खंडों में विभाजित किया है तो 6 से 8 पहला खंड होगा, 8 से 10 दूसरा खंड होगा और 10 से 12 तीसरा खंड होगा। ठीक इसी तरीके से उस ग्रह की दशा को विभाजित कर लेना है। कर लिया। अब कुंडली पे आइए। कुंडली में यह देखना है कि पहले खंड में अगर जातक जी रहा है तो ग्रह पहले के खंड में वो आने के साथ ही जैसा वो उच्च की स्थिति में होता है या जैसा वो नीच की राशि में बैठा है वो तुरंत उससे प्रभावित होकर के परिणाम दे देता है। पापक ग्रह की बात कर रहा हूं, अन्य सभी ग्रहों की नहीं। जैसे ही ग्रह एक्टिव हुआ वो इस 2 साल में आपको जैसा वो उच्च का होता है या जैसा वो नीच का होता है वैसा फल कर देता है। मतलब कहने का यह है कि अगर वो उच्च की राशि में बैठा होगा तो तुरंत इन 2 सालों में उसका प्रभाव वो दे बैठता है, अगर वो पापक ग्रह है और उच्च का बैठा है तो। उसके बाद ये 2 साल वैसा रहा। मध्य खंड में वो ग्रह जहां का अधिपति है और जहां उसकी राशि बनती है या जहां वो बैठा है। जैसे मध्य के खंड में सूर्य जो हैं वो जहां बैठे हैं और जहां उनकी राशि बनती है, इस दोनों भाव का वो प्रभाव देंगे बस, और बाकी कुछ नहीं। सिर्फ वो जहां बैठे हैं यानी कि इस भाव का फल करेंगे और जहां उनकी राशि बन रही है, सिर्फ इन दोनों भावों का प्रभाव जातक को इन 2 वर्षों में दिखेगा। मतलब वो पराक्रम भाव में अगर अधिपति बनते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम का लाभ देंगे। अब वो निर्भर करता है कि वो नीच का बैठा है या उच्च का बैठा है। अगर पराक्रमेश होकर के उच्च के बैठे हैं तो वो पराक्रम के लाभ को देने वाले होंगे, और अगर पराक्रम के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, पापाक्रांत हैं, पाप से पीड़ित हैं, शनि मंगल राहु केतु से दृष्ट हैं, तो वो कमजोर फल करेंगे। बस यही बात है। और तीसरे खंड में जैसे ही वो ग्रह अब तीसरे खंड में आता है तो कैसा फल करेगा? तो अब इस सूर्य के ऊपर जो जो ग्रह देख रहे हैं
वो ग्रह जिन जिन भावों के अधिपति होते हैं, जैसे सूर्य को गुरु देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, यहां पे अगर मान लीजिए मंगल यहां बैठा होता तो मंगल भी चौथी दृष्टि से देखता। राहु अगर यहां बैठे होते तो राहु की पांचवी दृष्टि पड़ती, तो ये यूं पड़ जाती उसकी दृष्टि। तो अंतिम के खंड में जो ग्रह है वो जिस जिस ग्रह से दृष्ट है उसका वो फल करके यूं निकल जाता है। बात समझ में आई? पहले अध्ययन करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि ग्रह कैसी अवस्था में है, कहां का अधिपति है, कहां बैठा है, नक्षत्र कौन सा है, चरण कौन सा है, दृष्टि किसकी पड़ रही है, नवांश में कैसा है, वो भाग्य भाव में कैसा फल कर रहा है, वो उसकी स्थिति लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में बाकी के अन्य वर्गों में वो कैसा है, वो किस राशि में बैठा है, दिवाबली है, रात्रि बली है, तत्व कौन सा है, ये सारी चीजें देख करके बैठ गए। उसके बाद अब दशा के काल पे आ गए। वो प्रथम खंड में रहा तो उच्च का रहा तो तुरंत वही फल कर देगा 2 सालों में, और अगर नीच का रहा तो वही अगले 2 साल में, वही 2 साल में वो फल कर देगा, जैसी भी उसकी स्थिति है। उच्च का हो तो उच्च के सदृश, नीच का है तो नीच के सदृश। और दूसरे खंड में वो जहां पे उसकी स्थिति बन रही है, जहां के वो अधिपति बने हैं और जहां बैठे हैं, सिर्फ इन दोनों भावों का प्रभाव करेंगे। और तीसरे खंड में जिन जिन ग्रहों का प्रभाव उस ग्रह पे पड़ रहा है वो उससे प्रभावित होकर के फल करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल बात पानी की तरह साफ है, इसमें किसी भी प्रकार का अब ये ऐसा नहीं है कि वो आरंभ में ही आएंगे तो गुरु के दृष्टि का भी फल देने लगेंगे, या आरंभ में ही वो आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और ग्रह के दृष्टि का या फिर अपने जहां पे वो अधिपति बनते हैं या जहां वो बैठे हैं उसका फल करेंगे। ना ना ना, वो पहले इस बात पे निर्भर करता है कि ग्रह लग्न में उच्च का है या नीच का है, नवांश में उच्च का है या नीच का है, मित्र का है या स्वराशि का है, वो वैसा फल करेगा। दूसरे में वो जहां बैठा है और जिस भाव का अधिपति है। तीसरे में वो जिन जिन ग्रहों से दृष्ट है उस ग्रह से और उस प्रकार का फल करता है। क्लियर है ये बात? अब ये बिल्कुल भी साफ हो जाना चाहिए कि आपको किसकी दशा चल रही है, उसको 3 खंडों में विभाजित करिए, अपने आप को देख लीजिए कि आप कौन से खंड में जी रहे हैं और ग्रह कहां का अधिपति है और कहां बैठा है, उन्हीं दोनों भावों का वो फल करेगा। अब विस्तृत अध्ययन के लिए जरूर ही किसी ज्योतिषी से संपर्क कर लेना चाहिए। ये बात बनती है यहां पे। अब जैसे मैं मंगल के बारे में बताऊं तो मंगल यहां उच्च के हैं, तो जैसे ही वो आएंगे और वो चूंकि पापक ग्रह हैं तो उनकी दशा का जो पहला खंड होगा वो उच्च के सदृश फल करेंगे, मतलब तुरंत ही वो उच्च का अपना फल दे देंगे। मध्यकाल में वो कहां कहां के अधिपति बनते हैं, तो लाभ के और छठे के, यानी कि मध्य का जो उनका काल होगा दशा का वो इस भाव का फल करेगा और यहां का फल करेगा। और अंतिम में वो शुक्र से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो, किसी से भी दृष्ट हो, शनि मंगल राहु केतु जिस भी ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो जिससे दृष्ट है और वो जैसी स्थिति में है बाकी के अन्य चार्ट में ऐसा फल करता है। वो मतलब अंतिम काल में वो जो ग्रह जिस भी ग्रह से दृष्ट होता है उसके प्रभाव से युक्त होकर के वो परिणाम देता है। क्लियर है बात? अब आपको आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? उन्होंने ये बात कही है कि इस जगत में अविनाशी सिर्फ मैं ही हूं, बाकी के जितनी भी चीजें हैं जो भी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे नेत्रों से देखे जाते हैं वो सब विनाश के योग्य और विनाश को प्राप्त करने वाली ही हैं। एकमात्र मैं ही हूं जो अविनाशी हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इस कार्यक्रम को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। ऐसे में आपको आसान हो जाएगा ये समझना कि ग्रह कब कैसा फल करने वाला है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।